हम लोग 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी के अपने फर्स्ट चैप्टर जैव परक्रम पोषण को जानने से पहले ये जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। तो हम बायोलॉजी को पहले विच्छेद करेंगे, यानी बायोलॉजी शब्द किन किन शब्दों से बना है ये देखेंगे। बायोलॉजी शब्द जो है बायो और लोगस से बना है। इसमें बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, यानी लाइफ यानी जीवन और स्टडी यानी अध्ययन। यानी बायोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो बायोलॉजी शब्द का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन, यानी कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि इस संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब का अध्ययन हम विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे ही जीव विज्ञान कहा जाता है। और अरस्तु जो हैं उनको जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले जीव विज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन की जो थी दिशा प्रदान की थी। और सबसे पहले 1901 में लैमार्क और ट्रेविरेंस नामक दो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द का। अब इस बायोलॉजी को है दो पार्टों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। यानी कि एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत इस संसार में जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, इन सब का अध्ययन जंतु विज्ञान के जंतु विज्ञान के शाखा में किया जाता है। और इस संसार में जितने भी वनस्पति हैं उन सब का अध्ययन, यानी जो पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, कवक हैं, शैवाल हैं, इन सब का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमारे बायोलॉजी के बारे में था। अब हम अपने चैप्टर पे आएंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है जैव परक्रम पोषण। हम इसको जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं, बायोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सजीव और निर्जीव। तो सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। तो हम लोग आमतौर पे छोटे से ये पढ़ते आए हैं कि जो सांस लेता है, वृद्धि करता है, या फिर जो अपना स्थान परिवर्तन करते रहता है, जो भोजन करता है यानी पोषण लेता है, तो उसे हम लोग सजीव कहते हैं। और जो ये सब नहीं करता है, यानी जो ना तो वृद्धि करता है, ना अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है अपने से, ना भोजन करता है, तो उन सबको हम निर्जीव कहते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो सजीव और निर्जीव को परिभाषित करने के लिए अनुकूल नहीं हो पाती है। यानी इनसे सजीव और निर्जीवों को तो परिभाषित किया जाता है, लेकिन ये जो होता है स्पष्ट नहीं हो पाता है। और हमारे चैप्टर में, यानी हमारे 10th क्लास के जो चैप्टर है उसके अनुसार सजीव और निर्जीव को बांटने के लिए आणविक गतियों का अध्ययन किया जाता है। आणविक गतियाँ वो होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे ये गतियाँ होती हैं और हम अपने नंगी आंखों से उन्हें देख नहीं सकते। यानी कि हमें इसकी गतियों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लगाना होगा। तो ये आणविक गतियाँ हैं, ये सजीव और निर्जीव को बांटती हैं। अब सजीवों में जो होता है आणविक गति होता रहता है, लेकिन निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। और इसी आणविक गति के कारण वायरस को निर्जीव माना जाता है। यानी वायरस में कोई भी गति नहीं होती है जब तक कि वह किसी कोशिका को संक्रमित ना कर दे। तो इसीलिए विवाद बना हुआ है कि वायरस जो होते हैं सजीव होते हैं या फिर निर्जीव होते हैं। वायरस को माना जाता है कि ये सजीव और निर्जीव दोनों के मध्य में होते हैं। अब हम अपने चैप्टर पे आएंगे। हमारे चैप्टर का नाम तो जैव परक्रम पोषण है ही, तो अब हम सबसे पहले जैव परक्रम को अध्ययन करेंगे। जैव परक्रम होता क्या है, तो वे सारी प्रक्रियाएं, यानी जैव परक्रम जैव शब्द से बना है। परक्रम को आप प्रक्रिया कह सकते हैं, यानी जीवों की प्रक्रिया, इसे भी आप जीवों की प्रक्रिया कह सकते हैं। और इसको अगर डिफाइन करता है लोग तो कहता है कि वे सारी प्रक्रियाएं जिनसे जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, यानी कि कोई टूट फूट गया तो फिर उसे बराबर करने में, जैसे हमारी हड्डी टूट गई तो फिर इसे एकजुट करने में, यानी एकजुट करने के लिए मेंटेनेंस का उपयोग होता है। तो सारी अनुरक्षण होता है, उसी को जैव परक्रम कहते हैं। अब वो अनुरक्षण होता कैसे है, अब कोई भी अगर हमने अभी हाथ टूटने का उदाहरण दिया, अगर टूट गया तो हम इसे जोड़ने के लिए भोजन करते हैं, यानी पोषण लेते हैं और तब ये जुट पाता है।
तो इसके लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है, यानी पोषण लेकर हम अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद हम अपने शरीर को अच्छे से अनुरक्षण कर पाते हैं। ये तो पोषण होता है। अब हमने यानी भोजन हो गया, हम लोगों ने भोजन अंदर ले लिया है। अब हमने जब भोजन कर लिया है तो उसके अपघटित होने के लिए भी आवश्यक होता है ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगा कैसे? तो इसके लिए श्वसन क्रिया करनी होती है, यानी कि श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन जब जाता है तो भोजन पे क्रिया करके उसे पाचित कर देता है। अब हमारे शरीर में भोजन चला गया है और वो पाचित भी हो गया है, लेकिन अब भोजन हमारे शरीर के सारे अंगों को तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब भोजन जो है एक ही जगह है, तो इसे सारे अंगों में फैलाने के लिए, यानी भोजन से जो शरीर में रुधिर बनता है उसे सारे अंगों तक ले जाने के लिए हमारे शरीर में एक और तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, और वो होता है परिवहन। यानी जब हमने भोजन ले लिया है और भोजन जब पाचित होकर जो हमारे फल देने, यानी कि जो हमारे लिए आवश्यक तत्व है वो बन चुका है, तो वो शरीर में जाएगा कैसे? तो वो जाएगा परिवहन द्वारा। जब परिवहन द्वारा चला जाता है तो इसके बाद शरीर में कुछ ऐसे भी अंश बच जाते हैं जिनका पाचन नहीं हो पाता है, यानी वो अपचे होते हैं, तो उनको शरीर से बाहर निष्कासित करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये भी हमारे शरीर के एक तंत्र द्वारा होता है और उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरह पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चारों जो हैं जैव प्रक्रम है, यानी जीवों की प्रक्रियाएं हैं। इनसे जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है। अब इन सारे प्रक्रियाओं के बाद एक और प्रक्रिया आता है, वो है नियंत्रण और समन्वय। ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, लेकिन ये जैव प्रक्रम नहीं है, यानी कि हमें इसकी जैव प्रक्रम में हम इसका अध्ययन नहीं करते। हमारे चैप्टर में ये भी है, लेकिन ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता, 4 ही आते हैं। और एक और चैप्टर है जनन। जनन जो होता है वो भी जैव प्रक्रम नहीं है। वो जीवों के लिए आवश्यक तो होता है, लेकिन उतना आवश्यक नहीं, क्योंकि वो जीवों के वंश वृद्धि के लिए होता है, और ये जैव प्रक्रम जो होता है जीवों के शरीर की रक्षा के लिए होता है। तो हमने अब जैव प्रक्रम देख लिया। अब इसके बाद हम जैव प्रक्रम के पहला, जबकि जैव प्रक्रम में 4 टॉपिक हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो हम सबसे पहले इसको पोषण को अध्ययन करते हैं। तो पोषण होता क्या है? तो हम पोषण को डिफाइन कर सकते हैं कि पोषण वह विधि है जिसके अंतर्गत कोई जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करता है, या फिर पोषण वह विधि है जिसके अंतर्गत कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। पोषक तत्व यानी या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पोषण वह विधि है जिसके अंतर्गत हम भोजन लेते हैं या फिर भोजन करते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण करना वही भोजन करने की बात आती है। तो यानी कि कोई भी जीव जब कुछ खाता है, यानी कुछ भोजन करता है, उसे शरीर के अंदर लेता है, तो उसी को पोषण कहा जाता है। ये पोषण जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि पोषण के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिल पाता है, और बिना ऊर्जा के हम कुछ कर तो नहीं सकते। इसीलिए ऊर्जा बहुत आवश्यक होता है, और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अब ये पोषण जो होता है हमारे शरीर के मेंटेनेंस में भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह पोषण जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम पोषण के प्रकार देखेंगे। तो पोषण को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्व पोषण और दूसरा पर पोषण। स्व पोषण क्या होता है? स्व यानी होता है अपना, पोषण यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना, यानी कि स्वपोषी पोषण में, स्व पोषण में यह होता है कि इसमें जीव जो होते हैं अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, यानी स्व यानी अपना, यानी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं कर लेंगे। और इसके उदाहरण में हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल इत्यादि आता है। ये लोग जो होते हैं यानी जो स्वपोषी होते हैं, और जो ऐसे पोषण करते हैं, यानी स्वपोषण से जो जीव पोषण करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी जो होते हैं अपने भोजन के लिए किसी और पे निर्भर नहीं रहते, वो खुद भोजन बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, ये सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक और CO2 और H2O को लेकर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी और पे निर्भर नहीं रहते। लेकिन इसके ठीक विपरीत पर पोषण में ये होता है कि इसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य,
हिरण इत्यादि। इसमें मनुष्य जो है पेड़ पौधों पे निर्भर रहता है, यानी हरे पौधों पे। जो स्वपोषी होते हैं उन पे परपोषी निर्भर होते हैं। हिरण भी उसी तरह घास पे रहता है और घास भी स्वपोषी ही आएगा, हरे वो भी हरा ही होता है। तो यानी कि जो परपोषी होते हैं वो स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। अब परपोषी को और भी पार्टों में बांटा गया है, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो ये मृतोजीवी पोषण में ये लोग मृत पौधों से, यानी जो मृत जीव जंतु होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको परजीवी पोषण कहा जाता है, मृतोजीवी पोषण कहते हैं। और जो किसी और प्राणी से, यानी किसी प्राणी को बिना मारे, किसी दूसरे प्राणी को बिना मारे उससे अपना भोजन लेते हैं, तो उसे परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल और हमारे जो कि आमतौर पे लोगों के बालों में रहते हैं, बालों में पड़ते हैं, तो ये लोग जो होते हैं परजीवी पोषण होते हैं। अब हम सबसे पहले स्वपोषण का अध्ययन करेंगे, और स्वपोषण प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण आता है, यानी कि जो भी स्वपोषी होंगे वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक यानी क्लोरोफिल, H2 और CO2 यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट, पौधे जो होते हैं अपने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 का संश्लेषण करते हैं, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण को अगर समीकरण के रूप में दर्शाना हो तो इसको ऐसे दर्शाया जाता है, 6CO2 प्लस 6H2O और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में C6H12O6 और प्लस 6O2, ये जो होगा गैस निष्कासित होगा। और ये पूछा भी जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ है जो उप उत्पाद के रूप में बनता है, तो O2 गैस निष्कासित होता है। और O2 गैस निष्कासित कैसे होता है, तो ये H2O के विघटन से, यानी जल के अपघटन से O2 जो है निकलता है। अब प्रकाश संश्लेषण पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का उपयोग करते हैं। अब ये पौधे प्राप्त कैसे करते हैं, यानी कि इनके जो घटक हैं, H2 है, CO2 है, सूरज प्रकाश है, हरित लवक है यानी क्लोरोफिल है, तो इन सबको पौधे प्राप्त कैसे करते हैं। तो जब सूर्य भगवान यानी सूर्य निकलते हैं तो उनके प्रकाश को पौधे अवशोषित करते हैं। जो क्लोरोफिल होता है यानी जो हरित लवक होता है वो उनसे प्रकाश को लेकर और पत्तियों में, चूँकि पत्तियों का हरा रंग जो होता है उसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। और इसके बाद जो H2 होता है, जल होता है, इसे पौधे के जड़ जो होते हैं मिट्टी से यानी ज़मीन से उसे अवशोषित करते हैं। और CO2 पत्तियों पे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र को स्टोमेटा कहा जाता है। तो उससे जो होते हैं वो जो होते हैं वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं, और ये सारी चीज़ यानी ये चारों जो होते हैं पत्तियों में आते हैं, और तब जाके वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पौधों का रसोईघर पत्तियाँ हैं, क्योंकि पत्तियों में ही ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक घटक हैं, ये चारों सूर्य प्रकाश, H2O, CO2 और हरित लवक। तो हम इन अब चारों को देखेंगे कि ये कैसे आवश्यक होते हैं, यानी कि प्रयोग द्वारा देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश पौधों के लिए आवश्यक होता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आमतौर पे जब हम देखते हैं कि जब सूर्य कुछ दिनों तक नहीं निकलते हैं, यानी कि जब वो 5-6 दिन नहीं निकलते हैं, तो पहले तो पौधों में जो ये बनता है कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो जो उपयोग नहीं होता है वो मंड के रूप में संचित हो जाता है, यानी स्टार्च के रूप में। तो 2-3 दिन तक तो जो मंड रहता है पौधे उनका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जब लगातार नहीं निकलते हैं तो उनका मंड खत्म हो जाता है, और जिस कारण पौधे पीले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए इससे यही सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन ही बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक है। अब दूसरा है H2O।
तो H2 यानी जल। जल को भी प्रयोग से द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी पौधा रहता है, जब उसे नया नया लगाया जाता है तो उसमें अगर जल ना दिया जाए तो वो सूख जाता है यानी मुरझा जाता है, और जब जल दिया जाता है तो वो हरा रहता है यानी कि अपना वृद्धि करता है। तो इस तरह जल भी आवश्यक होता है। अब तीसरा है CO2 और चौथा है हरित लवक। तो इन दोनों को सिद्ध करने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा, और अब हम वो प्रयोग देखेंगे। प्रयोग द्वारा दर्शाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होता है या फिर आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो CO2 होता है वो जाता कैसे है अंदर। यानी कि हम लोग तो देखे थे वीडियो में देखे कि CO2 रंध्र द्वारा जाता है, लेकिन ये रंध्र खुलते कब हैं और बंद कब होते हैं। तो जब रंध्रों में जो होता है यानी कि ये रंध्रों की जो स्फीति होती है यानी संकुचन या शीतलन जो होता है, ये द्वार कोशिकाओं पे निर्भर करता है। और जब रंध्र में पानी जाता है यानी जल जाता है तो रंध्र फूलता है, और जब वो फूल जाते हैं तो उसमें का जो छिद्र होता है वो खुल जाता है, और जब वो तो इस तरह खुलता है तो CO2 अंदर चला जाता है, और जब जल निकल जाता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं, तो इस तरह नहीं जा पाता है। अब वो हम प्रयोग देख लेते हैं। तो प्रयोग में दर्शाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक है। इसे दर्शाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी पत्ती वाला पौधा लेंगे, यानी कि वैसा पौधा जिसका पत्ती जो होता हो यानी कि इसका पत्ता जो होता हो बड़ा होता हो, वो पौधा ले लेंगे। उसे 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे। अब वो इसे 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखना है। और हम इसे अंधेरे कमरे में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने अभी भी बताया था कि जब प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट बनता है तो पौधे उसका कुछ ही भाग उपयोग करते हैं, और कुछ भाग को वो स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। और जब सूर्य प्रकाश नहीं होता है यानी जब सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो पौधे उस मंड का उपयोग करते हैं। तो अगर हम इसे अंधेरे कमरे में नहीं रखेंगे तो इसके मंड का उपयोग नहीं होगा यानी मंड बचा रहेगा। तो इसीलिए हम इसे अंधेरे कमरे में रखेंगे ताकि इसका मंड जो हो सारा उसका उपयोग हो जाए। अब वो अंधेरे कमरे में 3 दिन तक रख देंगे, और इसके बाद चौथे दिन इसे बाहर लाएंगे और 2 घंटों तक धूप में रखेंगे। इसके एक पत्ती को यानी वो जो पौधा होगा उसके एक पत्ती के आधे भाग को एक चौड़ी मुंह वाली बोतल से ढक देंगे, यानी कि कोई बड़ा सा बोतल लेंगे। ये हमारा पिक में हम लोग इसमें दिखाया गया है कि ये जो है चौड़ी मुंह वाला एक बोतल है, और इसके एक पत्ती के आधे भाग को इसके अंदर रखा गया है और आधे भाग को बाहर ढक देंगे, और उसमें KOH रख देंगे। अब ये KOH क्या होता है, तो ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और KOH जो होता है द्रव रूप में होता है यानी तरल अवस्था, जल की अवस्था में, ऐसे दर्शाया गया है इसमें, जल की अवस्था में होता है। और ये बना होता है, इसका संगठन ऐसे होता है K2 + H2O, और तब जाके बनता है ये KOH। अब वो इसे 2 कर देते हैं संतुलित करने के लिए, तो फिर यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 4 कर देंगे। ऐसे K2 जो होता है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। K2 जो होता है, K2 में जब जल मिलाया जाता है यानी पोटेशियम में जल मिलाते हैं तो KOH का निर्माण होता है। और KOH की एक खास विशेषता ये होती है कि ये CO2 को अवशोषित कर लेता है। और चूँकि हम लोगों को दिखाना है कि CO2 आवश्यक है, तो इसीलिए हम इसे दर्शाने के लिए CO2 को अनुपस्थित कर देंगे, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे KOH का उपयोग करेंगे। KOH रख देंगे। अब 2 घंटे बाद यानी कि इस पौधे को हमें 2 घंटे तक धूप में रखना है। 2 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़ लेंगे, यानी कि इस पत्ती को जो कि आधा भाग जिसका डिब्बा में है यानी डिब्बे के अंदर बंद है और आधा भाग जो बाहर है, इसको तोड़कर और एल्कोहल में उबालेंगे। जब पत्ती को हम एल्कोहल में उबालते हैं तो इसमें का जो क्लोरोफिल होता है वो उससे हट जाता है यानी पत्ती से निकल जाता है, और एल्कोहल हरे रंग का हो जाता है। इसीलिए हम इसे एल्कोहल में उबालेंगे ताकि पत्ती का हरा भाग हट जाए और इसके अंदर जो भी अभिक्रिया हुई हो वो साफ से दिख जाए। फिर उस पर तनु आयोडीन का विलयन डालेंगे, यानी पत्ती जब रंगहीन हो जाएगा, जब इसे एल्कोहल में उबालेंगे रंगहीन हो जाएगा तो इस पर तनु आयोडीन का एक विलयन डालेंगे, या फिर पत्ती को तनु आयोडीन के विलयन में डाल देंगे। हम देखेंगे कि पत्ती का जो हिस्सा डिब्बा के बाहर था वह नीला हो गया, यानी कि पत्ती का ये वाला हिस्सा नीला हो जाता है।
और ये होता क्यों है, तो जहाँ भी मंड रहता है और जब उस पर आयोडीन डाला जाता है तो आयोडीन उसे गहरे नीले रंग में बदल देता है, जबकि अंदर वाला हिस्सा पीला ही रह गया। और जो ये अंदर वाला हिस्सा है इस पे जब मंड आयोडीन डाला जाता है तो वो पीला ही रह गया। तो इससे हुआ क्या कि पत्ती का जो बाहर भाग था, यानी पत्ती का जो ये वाला पार्ट था, ये सूरज के प्रकाश में मंड का निर्माण किया, यानी यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा मंड या फिर स्टार्च बना। और जब और पत्ती के जो अंदर वाला भाग था वहाँ पे यहाँ पे CO2 नहीं था, क्योंकि KOH ने CO2 को अवशोषित कर लिया था, जिस कारण मंड का निर्माण नहीं हुआ। और जब इधर मंड का निर्माण हुआ, इधर नहीं हुआ, और इधर वाले भाग पे यानी कि बाहर वाले पार्ट पे जब हम लोगों ने आयोडीन डाला तो ये नीले रंग का हो गया, क्योंकि हमें मंड पे जब आयोडीन कार्य करता है तो वो उसे नीले रंग का बना देता है। लेकिन अंदर वाला भाग जो था पीला ही रह गया। पीला इसलिए रह गया क्योंकि मंड का तो सारा पहले ही 3 दिन तक उपयोग हो चुका था और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई ही नहीं, जिससे मंड बना ही नहीं। और जब उस पर आयोडीन विलयन डाला गया तो पीला हो गया, पीला ही रह गया। तो इस तरह इसे सिद्ध हो जाता है, यानी पत्ती के बाहर वाले हिस्सा जब नीला होता है और अंदर वाला पीला ही रह जाता है तो इसे सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, तो उसे भी हम एक प्रयोग द्वारा ही देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, तो इसे भी प्रयोग द्वारा दर्शाना है। तो इसे प्रयोग द्वारा दर्शाने के लिए हम सबसे पहले एक पत्ती लेंगे जो चित्तीदार होता है, क्रोटन का या फिर मनी प्लांट का, इन दोनों में से किसी एक का पत्ती ले सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे क्रियाकलाप। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसे दर्शाने के लिए हम क्रोटन का एक पत्ती लेंगे। और क्रोटन या फिर मनी प्लांट का पत्ती हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये इसके भाग जो होते हैं चित्तीदार होते हैं, यानी कुछ भाग सफ़ेद होता है, कुछ भाग हरा होता है। इसीलिए चूँकि क्लोरोफिल को दर्शाना है तो इसीलिए हरे भाग की आवश्यकता है, और उसके साथ ही साथ हरे भाग यानी जो हरा भाग ना हो उसकी भी आवश्यकता है। इसीलिए हम क्रोटन का पत्ती लेंगे। इसके हरे और सफ़ेद भाग को चिन्हित कर लेंगे, यानी कि इसमें जो हरा वाला भाग है उसको अलग नाम दे देंगे और जो सफ़ेद वाला भाग है उसको अलग। हम लोगों ने ये जो पिक बनाया है इसमें भी हम नाम दे सकते हैं। हमने कल्पना करके बनाया है कि ऐसे हो सकता है। तो ये हमारा हरा वाला जो पार्ट है इसे हम A नाम दे सकते हैं और सफ़ेद वाले पार्ट को B नाम दे सकते हैं। ये क्रोटन का एक पत्ती है। इसके सफ़ेद भाग को चिन्हित कर लेंगे। इसे 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे। और फिर वही बात कि इसे अंधेरे कमरे में इसलिए रखेंगे ताकि इसका मंड जो संचित है वो उपयोग हो जाए और ऐसी स्थिति आ जाए कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण ना करें, यानी जब अपना भोजन ना बनाए तो वे मुरझा जाएंगे। तो वैसी स्थिति में इसे 3 दिन के बाद अंधेरे कमरे से बाहर निकालेंगे और बाहर यानी चौथे दिन निकालेंगे और उसके बाद इसे 6 घंटे तक धूप में रखेंगे ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो। अब इसके एक पत्ती को तोड़कर उबलते हुए पानी में डालेंगे, यानी कि क्रोटन का हम पौधा ही अंधेरे कमरे में रखे हुए हैं, तो जब उसे हम बाहर निकाल के 6 घंटे तक धूप में रखेंगे तो उसके एक पत्ती को तोड़ लेंगे और तोड़कर उसे पानी में उबालेंगे या फिर उबलते हुए पानी में उसे डाल देंगे। इसके बाद उसे पुनः एल्कोहल में उबालेंगे। यहाँ पे हम फोटो में दिखाया गया है कि एल्कोहल में इसे ऐसे उबालेंगे। अब एल्कोहल में उबालने पर इसका जो क्लोरोफिल होगा वो एल्कोहल में ही एल्कोहल के अंदर चला जाएगा और पत्ती रंगहीन हो जाएगी। हम देखेंगे कि एल्कोहल का रंग हरा हो गया और पत्ती रंगहीन हो गई, यानी पत्ती का सारा क्लोरोफिल एल्कोहल में आ गया। अब पत्ती को तनु आयोडीन के विलयन में डालेंगे, यानी कि अब पत्ती पे यानी जो इसका क्लोरोफिल जिस पत्ती का निकल चुका है, जो रंगहीन हो चुका है, उस पर हम तनु आयोडीन का विलयन डालेंगे। कुछ समय बाद उसे धो देंगे, यानी कि जब हम तनु आयोडीन का विलयन डाल देंगे इसके बाद पत्ती को पुनः पानी से धो देंगे। हम देखेंगे कि पत्ती का वह भाग जो हरा था, यानी जिसे हम लोगों ने A नाम दिया था, वो नीला हो गया और जो भाग सफ़ेद था वो सफ़ेद ही रह गया, क्योंकि हरे भाग में पर्णहरित था, यानी कि क्लोरोफिल था, जिस कारण
कारण मंड बना और जो आयोडीन के कारण नीला हो गया, लेकिन सफ़ेद भाग में ऐसा नहीं हुआ। यानी कि जो हरा वाला भाग था उस पर जब हम लोगों ने आयोडीन का बूंद आयोडीन डाला, फिर आयोडीन विलयन में उसे डाला, तो वहाँ पे मंड था और मंड पे आयोडीन ने क्रिया करके उसे नीले रंग में बदल दिया। यहाँ पे हम लोगों ने कल्पना करके ऐसे बनाया है कि हो सकता है कि अगर ए वाले पार्ट में हरा भाग हो यानी क्लोरोफिल हो तो ऐसे बन सकता है जो है। और जो सफ़ेद भाग है तो वहाँ पे मंड नहीं बना है। सफ़ेद भाग में ना तो पर्णहरित था और ना ही मंड बना था, जिस कारण आयोडीन के डालने पर भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ये सफ़ेद ही रह गया। तो इस तरह इस क्रियाकलाप से ये भी सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। अब हम लोग जंतुओं में पोषण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अमीबा का अध्ययन करेंगे। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है और इसके शरीर का आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, यानी कि वो अनिश्चित आकार वाला एक जीव होता है। और वो जो भोजन करता है कुटपात से करता है, और उसमें जिस तरह मनुष्य में भोजन ग्रहण करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं और सब अलग अलग कार्यों के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, तो वैसे अमीबा में नहीं होता है। अमीबा में जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, उसमें एक ही जो होता है अंग होता है और वो सारा पर्यावरण के संपर्क में रहता है, और जिस कारण वो भोजन जो होता है कुटपात से ग्रहण कर लेता है। जब अमीबा के पास कोई भी भोजन या फिर कोई भी उसके खाने वाला जो पदार्थ होता है, तो उसके पास वो धीरे धीरे प्रवर्ध बनाता है और धीरे धीरे अपने कुटपात को फैला देता है और भोजन उसके शरीर के अंदर चला जाता है। अब जब उसे भोजन ग्रहण कर लेता है तो उसे निष्कासित करने की भी यही विधि होती है, वो अपने शरीर से धीरे धीरे निष्कासित कर देता है। और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन उसका आकार निश्चित होता है और उसमें जो भोजन प्रक्रिया होती है वो डाइट से होती है। अब हम मनुष्यों में पोषण को पढ़ेंगे। तो मनुष्यों में पोषण जो होता है पाचन तंत्र द्वारा संपन्न होता है। पाचन तंत्र क्या होता है? तो आहार नाल, इससे संबंध पाचक ग्रंथियाँ और जितने भी हमारे ये सब अंग होते हैं जिनसे हमारी पाचन की क्रिया होती है, तो ये सब मिलकर और पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। और मनुष्य के पाचन की जो शुरुआत होती है आहार नाल से, यानी कि मनुष्य में जितना पाचन क्रिया होता है वो सब आहार नाल के अंतर्गत होता है। और आहार नाल मुख द्वार से मल द्वार तक फैली होती है और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, यानी कि आहार नाल 8 से 10 मीटर तक लंबा होता है। और आहार नाल के पहले पार्ट में मुख गुहा आता है और हमारे पाचन की जो शुरुआत भी होती है वो मुख गुहा से होती है और बड़ी आंत पर जाके ख़त्म होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख गुहा में क्या होता है। तो मुख गुहा में जीव होता है जो जिसका एक सिरा अंदर से लगा रहता है और दूसरा सिरा खुला होता है। और हमारे जीभ पे छोटी छोटी कलियाँ होती है जिन्हें हम स्वाद कलियाँ कहते हैं, और ये जो होती है भोजन को, यानी कौन सा भोजन मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा कड़वा है, इन सब का अनुभव कराती है। दूसरा है दांत। दांत जो होता है हमारे मसूड़ों में, जबड़ों के मसूड़ों में धंसा होता है। दांत का जो भाग धंसा रहता है उसे हम जड़ कहते हैं। जो भाग ऊपर उठा रहता है यानी सबसे ऊपर होता है उसे हम शिखर कहते हैं, और बीच वाले पार्ट को ग्रीवा यानी गर्दन कहा जाता है। अब हमारे दांत का एक हमारे चैप्टर में एक शब्द है दांत क्षरण और दांत प्लक। तो जब भी हम कोई मीठा पदार्थ खाते हैं, शक्कर या फिर मिठाई वगैरह, तो उसमें का जो चीनी होता है यानी जो शक्कर होता है वो हमारे दांत में रह जाता है, फंस जाते हैं। और जब हम उसे अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं उसे गुणित करने लगते हैं और इसके बाद हमारे दांतों पे एक पतली परत बन जाती है, या पहले तो क्षरित होता है यानी कि दांत में एक छिद्र हो जाता है, तो उसको दांत क्षरण कहा जाता है। और जब इसे साफ़ नहीं किया जाता है तो वो एक मोटी परत के रूप में बन जाती है, उसे हम दांत फ्लॉक कहते हैं। अब एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांतें होती है, यानी उसके मुख में कुल 32 दांतें होती है। दांत को 4 भागों में बांटा गया है, कर्तनक, भेदक, अर्घ चर्वनक और चर्वनक। इसमें कर्तनक जो होता है काटने का काम करता है, भेदनी यानी किसी भी चीज़ को फाड़ने का, और ये दोनों जो होते हैं ये चबाने का काम करते हैं। अब हमारे मुख गुहा में ही लाला ग्रंथियों से स्रावित होने वाला लार होता है, और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है लार एमिलेस, और ये मुंह में ही भोजन को पचाने का काम शुरू कर देता है, यानी हमारा भोजन मुंह से ही पचना शुरू होता है। मुख गुहा के बाद भोजन जो होता है अगला भाग, यानी भोजन अगले भाग ग्रसनी में जाता है, और हमारा ग्रसनी भी 2 पार्टों में बटा हुआ है, एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। जब भी हम भोजन करते हैं तो हाँ, कंठ द्वार के ऊपर एक
रचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। जब हम भोजन करने लगते हैं तो कंठ द्वार को वो ढक देती है, जिस कारण भोजन जो होता है हमारे श्वास नली में नहीं जा पाता। यानी निगल द्वार से भोजन जाता है, कंठ द्वार से हम लोग सांस लेते हैं। और कभी कभी जब भोजन करते हुए कोई बात करने लगता है तो ये एपिग्लोटिस जो होता है वो खुल जाता है, और जिस कारण भोजन जो श्वसन नली में चला जाता है, और इसीलिए कहा जाता है आमतौर की भाषा में कि सरक गया। तो ये कंठ द्वार में भोजन के चले जाने के कारण नहीं होता है। अब भोजन जो होता है ग्रसनी से अगले भाग ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली में भोजन कर्माकुंचन द्वारा आगे बढ़ता है। यानी कि कर्माकुंचन शिथिलन होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक जगह शिथिलन होगा, एक जगह फैलाव होगा, ऐसे ही होकर कर्माकुंचन की गति होती है, और भोजन ग्रास नली से कर्माकुंचित होते हुए आमाशय में चला जाता है। आमाशय जो होता है एक बड़ी हमारी रचना ही होती है पाचन तंत्र की, और आमाशय जो होता है 3 भागों में बटा होता है। इसके पहले भाग को कार्डियक कहते हैं, दूसरे भाग को फुंडिक कहते हैं, और तीसरे भाग यानी सबसे अंतिम भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। आमाशय की भित्तियों से जठर ग्रंथि का स्राव होता है जो भोजन को पचाने का काम करती हैं। अब इन जठर ग्रंथियों में हाइड्रोक्लोरिकम HCl, प्रोटीन पाचक एक एंजाइम है पेप्सिन, और दूसरा है श्लेष्मा यानी म्यूकस, ये तीनों का स्राव होता है। और ये जो है श्लेष्मा जो होती है, म्यूकस जो होता है, ये HCl और पेप्सिन इन दोनों से ये आमाशय की जो भित्ति है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। कभी कभी जब हमारे आमाशय में HCl का ज़्यादा स्राव हो जाता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो श्लेष्मा यानी जो म्यूकस होता है उसका मात्रा कम हो जाता है, और इस मात्रा जब कम हो जाता है तो आमाशय की भित्तियों पर कहीं कहीं घाव टाइप पे बन जाते हैं, उसे ही अल्सर कहा जाता है। और आमाशय में ये होने वाला घाव पेप्टिक अल्सर कहलाता है। और जब HCl का स्राव अधिक होता है, श्लेष्मा का स्राव कम हो जाता है, तो एसिडिटी की भी शिकायत आती है। अब आमाशय के बाद हमारा भोजन जो होता है छोटी आंत में जाता है, जिसे क्षुद्रांत कहा जाता है। और छोटी आंत जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, यहाँ पे पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे एक और तथ्य आता है कि भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। जो शाकाहारी होते हैं उसमें उनमें सेलुलोज का पाचन करना होता है, और इसका पाचन थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए छोटी आंत थोड़ी बड़ी होती है शाकाहारी जंतुओं में। और जो मांसाहारी जंतु हैं उनमें पाचन क्रिया आसान होता है, इस कारण उनमें छोटी आंत छोटा होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ये पूर्ण पाचन स्थल है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन जो है छोटी आंत में तो होता है, लेकिन इसके लिए 2 और हमारे शरीर में आवश्यक अंग हैं, उनसे स्राव प्राप्त होता है। एक है यकृत और दूसरा है अग्नाशय। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका भार 1.5 kg होता है। यकृत से ही पित्त का स्राव होता है, और जो स्रावित पित्त होता है वो पित्ताशय में एकत्रित होता है। पित्त जो होता है एक क्षारीय द्रव होता है, गहरे हरे नीला रंग का होता है, और पित्त का भी काम है हमारे भोजन में, यानी हमारे पाचन तंत्र में पित्त का भी एक काम है। जब आमाशय से कोई भोजन आता है तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिस कारण भोजन अम्लीय बन जाता है। अब अग्नाशय से जो स्रावित होंगे, जो भी रस स्रावित होंगे, या फिर जो भी यहाँ से अम्ल या फिर कुछ भी स्रावित होगा, तो वो जो आमाशय से भोजन आया उस पर क्रिया करने के लिए उसे क्षारीय होना आवश्यक होगा। तो जो पित्त जो होता है वो क्षारीय द्रव होता है, और आमाशय से जो भोजन आता है उसको वो क्षारीय बना देता है, और जिस कारण अग्नाशयी रस के जो भी स्राव होते हैं उस पर आसानी से क्रिया कर पाते हैं। अग्नाशय से जो रस का स्राव होता है वो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, और कार्बोहाइड्रेट को भी सुक्रोज में बदल देता है ये। अब भोजन जो होता है छोटी आंत से बड़ी आंत में चला है, और छोटी आंत भी हमारा 3 भागों में बटा है, ग्रहणी, जेजूनम और इलियम। इसमें ग्रहणी जो है पहला पार्ट है, जेजूनम जो है मध्य का पार्ट है यानी बीच का पार्ट है, और ये इलियम जो होता है सबसे अंतिम पार्ट होता है। अब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत को बृहदांत कहते हैं, और बड़ी आंत में भोजन जो अपचा हुआ भोजन होता है वही जाता है, यानी बड़ी आंत से उत्सर्जन की क्रिया होती है। हमारा बड़ा जो होता है 2 भागों में बटा होता है, कोलन और सिक्कम, और कोलन से ही मल का निष्कासन होता है, और इस तरह हमारे शरीर में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। लेकिन इसमें एक और स्राव होता है हमारे शरीर में पाचन करने के लिए, आंतरस।
आंत रस तो ये होता है कि हमारी छोटी आंत जो है तो इससे भी कुछ रस स्रावित होते हैं, और वो रस जो होते हैं भोजन को पचाने, चूँकि छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की